हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एमपीसीवी और ओवरलोड रिले इन दोनों में से किस कंपोनेंट को हम लोग कहां पे यूज करते हैं। क्योंकि देखो, एमपीसीवी और ओवरलोड रिले दोनों को ही हम लोग यूज करते हैं अपनी 3 फेज की इंडक्शन मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन कहां पे हमको एक ओवरलोड रिले को यूज करना चाहिए और कहां पे हमको एक एमपीसीवी को यूज करना चाहिए, अक्सर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि जब एमपीसीवी और ओवरलोड रिले दोनों ही मोटर को प्रोटेक्ट करते हैं तो कैसे डिसाइड करें कि कहां पे एमपीसीवी यूज करना चाहिए और कहां पे ओवरलोड रिले यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एमपीसीवी की, तो देखो एमपीसीवी जो है ना, अपने आप में एक ये मतलब 4-5 फीचर्स को लेके आता है। ओके, 4-5 फीचर्स आपको एक ही सिंगल डिवाइस में मिलेंगे अगर आप एमपीसीवी यूज कर रहे हो। तो वैसे तो एमपीसीवी और ओवरलोड रिले दोनों के ही अपने अपने एडवांटेजेस हैं, तो अपने अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। ओके, अगर आप इन दोनों को ही कंपेयर करोगे तो एमपीसीवी को हम लोग यूज करते हैं शॉर्ट सर्किट अनबैलेंस्ड, जो हमारा फेस अनबैलेंस हो जाता है, लोड अनबैलेंस हो जाता है, उसके लिए, फेस लॉस के लिए और ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए। इन 4 प्रोटेक्शंस के लिए हम लोग यूज करते हैं एमपीसीवी, या फिर आप लोग ये कह सकते हो कि एमपीसीवी हमको एक तो शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है, दूसरा हमको अनबैलेंस लोड से भी प्रोटेक्शन देगा, और अगर वोल्टेज आपका अनबैलेंस हो जाता है तो उससे भी आपको ये प्रोटेक्शन देगा। दूसरा, आपको ये फेस लॉस से भी प्रोटेक्शन देगा। अगर मान के चलो आपका आर वाई बी 3 फेस आ रहे हैं और आर वाई बी आपने मोटर को दे दिए, अब इस आर वाई बी में से कोई भी अगर एक फेस मान के चलो नहीं आ रहा है तो उस केस में भी आपका जो एमपीसीवी है वो ट्रिप हो जाएगा और आपके लोड को वो बचा लेगा। और तीसरा यहाँ पे ओवर करंट प्रोटेक्शन, तो ओवर करंट से भी प्रोटेक्शन देता है एक एमपीसीवी। तो वैसे तो आपको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए आप लोग बहुत से आपको और भी कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, अनबैलेंस लोड के लिए भी आपको मिल जाएगा, या फिर फेस अनबैलेंस के लिए भी आपको अलग अलग यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरर्स वीएमआर बनाते हैं। तो वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप देखो, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो आप ये बोल सकते हो कि सर अगर जहाँ पे हमको मान के चलो वीएमआर लगाने की जरूरत पड़ रही है, जहाँ पे हमको ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले हम लोग यूज करते हैं, अगर हमको इस टाइप की रिलेज को यूज करने की जरूरत है अगर किसी पैनल में, तो वहां पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, जो हमारी वीएमआर है, ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले जो है, उनको ना लगा करके हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अपनी मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ओवरलोड रिले की जगह एमपीसीवी को यूज कर सकते हैं। क्योंकि एमपीसीवी आपको एक तो थर्मल ओवरलोड रिले इसका तो फीचर देगा ही देगा, साथ में आपको शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्ट करेगा आपके मोटर को। दूसरा, अनबैलेंस लोड जो होगा आपका उससे भी प्रोटेक्शन देगा, अनबैलेंस वोल्टेज से भी प्रोटेक्शन देगा, यानी कि आपका वोल्टेज मान के चलो किसी फेस में ज़्यादा है, किसी फेस में कम है, या फिर एक फेस आपका नहीं आ रहा, इस तरीके से फेस लॉस हो गया या ओवर करंट प्रोटेक्शन हो गया, तो वहाँ पे आप लोग एमपीसीवी को यूज कर सकते हो। और दूसरा, जैसे कि हम लोग अपनी ओवरलोड रिले, इसमें आपको पता होगा कि इसकी जो ओवरलोड की जो रेंज होती है, ठीक है, अलग अलग रेटिंग्स की आती है। अभी जो एमपीसीवी मिलेंगी आप लोगों को वो इसकी कोई रेंज नहीं है। ओके, मतलब आप मैक्सिमम कितना तक यूज कर सकते हो उसकी कोई रेंज नहीं है, मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर डिपेंड करता है, क्योंकि एमपीसीवी जो होती है वो होती है कॉस्टली। ओके, ये कॉस्टली होती है, अगर आप लोग इनको कंपेयर करोगे ओवरलोड रिले से तो उससे ये काफ़ी कॉस्टली होती है। और आपको ये अप टू 630 एम्पियर तक की भी मिल जाएंगी। 400 एम्पियर तक की तो खैर मैंने ही यूज़ कर रखी है, ठीक है, 400 एम्पियर तक की एमपीसीवी मैंने खुद यूज़ कर रखी है, और 630 एम्पियर तक के आसपास की एमपीसीवी आपको मिल जाएंगी। लेकिन एमपीसीवी काफ़ी कॉस्टली होती है, अगर आप लोग इसको एक ओवरलोड रिले से कंपेयर करोगे तो इसके कंपैरिजन में काफ़ी कॉस्टली होती है एक की एमपीसीवी, ठीक है। तो एमपीसीवी में भी सेम फीचर मिलेगा आप लोगों को, जो भी आपका लोड है उस लोड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 4 to 6.3 एम्पियर, तो 4 एम्पियर से लेकर के और 6.3 एम्पियर है यहाँ पे, हाँ 6.3 एम्पियर है। तो इसके बीच का अगर मेरा लोड है तो वहाँ पे मैं इस एमपीसीवी को यूज कर सकता हूँ। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये आपका मैनुअल ही आप इसको फिर ऑन करोगे, अगर एक बार ट्रिप हो गया तो फिर ये मैनुअल ऑन होगा, ये ऑटोमेटिक रिसेट नहीं होता है आपका एमपीसीवी। बहुत से मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस फीचर को भी देते हैं, सीमेंस वगैरह
या फिर स्नाइडर, अगर इनके एमपीसीवी को अगर आप लोग लोगे तो उनमें कुछ एमपीसीवीज है ऐसे, कुछ स्पेशल एमपीसीवीज हैं जो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाती है। ओके, और जो ओवरलोड रिले होता है हमारा, ये हमको इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोटेक्शन इसलिए देता है क्योंकि इसके अंदर एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप होती है। अब बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो होती है वो अकॉर्डिंग टू लोड बनती है। मीन्स कि अब मैन्युफैक्चरर ने मान के चलो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें आप लोग 9 एम्पियर से लेकर के और 13 एम्पियर तक का लोड अगर आपका है तो वहाँ पे आप लोग इस ओवरलोड रिले को यूज़ कर सकते हो। ओके, अब इसके अंदर इसी की रेटिंग के अकॉर्डिंग बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो होगी वो बनी हुई होगी। ओके, अब जैसे ही इस पे लोड जाता है, जैसे ही मान के चलो इस पे लोड पड़ेगा और जो सेट एम्पियर जो भी इसमें यहाँ पे आपने सेट कर रखा है लोड अपना, उससे ज़्यादा अगर लोड जाता है तो बायोमेट्रिक स्ट्रिप क्या होती है, धीरे धीरे लूज होने लगती है। ओके, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है, वो लूज होने लगती है और आपके ब्रेकर को वो तुरंत ट्रिप कर देगी अंदर से। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये आपका ऑटोमेटिक रीसेट भी हो जाती है। ओवरलोड रिले आपका ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। अगर मान के चलो एक बार ट्रिप हो गया तो ये ऑटो रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे ऑटो एंड मैनुअल के 2 ऑप्शंस होते हैं। ओके, आपका ऑटो और मैनुअल, ये आपकी चॉइस है। आप ऑटो में रखना चाहते हो ऑटो में रख लो, ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा जैसे ही आपका लोड नॉर्मल होगा और जो आपकी बायोमेट्रिक स्ट्रिप इसके अंदर है वो जैसे सीधी होगी तो ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप इसको मैनुअल भी रख सकते हो। अगर एक बार ट्रिप हो जाता है तो मैनुअल, फिर ताकि ऑपरेटर जा करके देख सके, चेक कर सके कि भाई हमारी ओवरलोड रिले ट्रिप क्यों हुई। इट मीन्स कि मोटर में कहीं हमारा लोड ज़्यादा, मतलब मोटर हमारी लोड ज़्यादा लेने लग गई। अब उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है मोटर की बैरिंग डैमेज हो गई हो सकता है मोटर के ऊपर जो मैकेनिकल लोड डला हुआ है उस मैकेनिकल लोड में कुछ इश्यू आ गया हो, कोई गियर बॉक्स लगा हुआ तो हो सकता है गियर बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, तो वो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये ट्रिप बहुत स्लो होती है। इसका ट्रिपिंग टाइम जो होता है ना वो ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा कैसे होता है, मान के चलो इसका जो लोड जब इसके ऊपर पड़ेगा, अगर ये मान लो ओवरलोड हो गई, अगर हमारी मोटर ओवरलोड हो जाती है तो उस केस में जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप उसके अंदर है उसको आपके ओवरलोड रिले को ट्रिप करने में टाइम लगेगा। इसका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है ओवरलोड रिले का। लेकिन एमपीसीवी का रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो काफ़ी कम होता है। अगर मान के चलो लोड आपका, आपने इसको सेट कर दिया 4 एम्पियर पे, लोड आपका जा रहा है 4.2 4.3 इस तरीके से, अगर पॉइंट में थोड़ा बहुत अगर लोड आपका ज़्यादा है तब इसका ट्रिपिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आपका लोड एकदम से मान के चलो 4 की जगह 5 एम्पियर 6 एम्पियर हो जाता है तो इसका रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। ओके, बहुत जल्दी ये रिस्पॉन्स करता है एमपीसीवी। तो इसीलिए अगर आप लोग एमपीसीवी को एमसीसीवी से अगर आप लोग कंपेयर करोगे तो एमसीसीवी से एमपीसीवी का रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है। बहुत कम टाइम में एमपीसीवी रिस्पॉन्स करती है। ओके, और कुछ मैन्युफैक्चरर्स अभी यहाँ पे देखो, अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा है मान के चलो, जैसे कि यहाँ पे तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक ओवरलोड रिले। अब इसकी जगह पे अगर आप लोग चाहो तो आप लोग इलेक्ट्रो मोटर प्रोटेक्शन डिवाइसेस इस टाइप के भी, इनको भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जो इसका करंट रेटिंग है वो 2 से 100 एम्पियर। अगर आपका मान के चलो मोटर जो है वो 100 एम्पियर तक का लोड ले रही है तो वहाँ पे आप लोग 2 से 100 एम्पियर तक की रेंज में इसको यहाँ पे इस तरीके से इस नोब से सेट कर सकते हो। बाकी स्टार्टिंग डिले टाइम भी है इसमें। यहाँ पे आपके जो कुछ टर्मिनल्स दिए हुए हैं एनओएनसी के टर्मिनल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो पावर सप्लाई आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर दो। यहाँ पे ये एनसी वाला टर्मिनल है, कंट्रोलिंग के लिए आप लोग इनको यूज़ करोगे जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपना एनसी यूज़ करते हैं ना, 95 और 96, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आप लोग करोगे। ठीक है, 3 और 4 को। एंड जो आपकी वायर होंगी 3 फेज की जो वायर होंगी ना वो यहाँ से इस तरीके से तीनों वायर जाएंगी और आउटपुट से निकल जाएंगी। ठीक है, ये एक तरीके से यहाँ पे सीटी का काम करेगा। ठीक है, इसके अंदर सीटी वगैरह होंगे जो कि यहाँ पे करंट को आपका सेंस करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना हुआ है। यहाँ पे डिसफेस अगर रहता है तो उस केस में भी ये अलार्म जनरेट करेगा, ओवरलोड में भी यहाँ पे अलार्म जनरेट करेगा और रन की कंडीशन में ये रन वाला इंडिकेशन जो है ये आएगा। तो इस टाइप के कंपोनेंट्स भी यूज किए जा सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि एमपीसीवी और ओवरलोड रिले कहाँ कहाँ पे लगानी चाहिए तो आप लोग एक सटीक आंसर उनको दे सकते हो। अगर सिर्फ मोटर को प्रोटेक्ट करना हमारा मोटो है तो वहां पे सिर्फ ओवरलोड रिले को लगाओ। अगर इन फ्यूचर आप ये सोच रहे हो या फिर अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई हमें अपने इलेक्ट्रिकल पैनल में
हमको शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्शन चाहिए, हमको अनबैलेंस लोड से भी प्रोटेक्शन चाहिए, अनबैलेंस वोल्टेज से भी हमको प्रोटेक्शन चाहिए, और ओवर करंट से भी हमको प्रोटेक्शन चाहिए, फेस लॉस से भी हमको प्रोटेक्शन चाहिए। तो वहाँ पे आप लोग फिर एमपीसीवी यूज़ करो। अगर अलग अलग कंपोनेंट्स इनके लिए यूज़ करने से अच्छा है कि एक ही कंपोनेंट यूज़ किया जाए, एमपीसीवी यूज़ किया जाए, और उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट भी बचेगी और आपका मोटर जो आप प्रोटेक्ट करने के लिए जो ओवरलोड रिले लगाने वाले थे उसकी जगह पे सीधा आप लोग एमपीसीवी यूज़ कर सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा इस वीडियो में कि एमपीसीवी और ओवरलोड रिले कहाँ पे हमें क्या यूज़ करना चाहिए। बाकी फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो। मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ, हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं आपके कॉमेंट्स पढ़ करके। बाकी अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने का। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।